हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे और इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक द्वारा की गई अविस्मरणीय बस यात्रा का वर्णन है और अविस्मरणीय इसीलिए कहा है क्योंकि जिस बस से लेखक को यात्रा करनी थी उसकी दशा बहुत ही दयनीय थी, अर्थात पुरानी बस होने के कारण वह बहुत ही जर्जर अवस्था में थी। तो आइए पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो लेखक को पन्ना से जबलपुर की यात्रा करनी थी, लेकिन उन्हें वहाँ से पन्ना से सतना के लिए बस पकड़नी थी और इसी कारण से उन्हें बस की यात्रा करनी पड़ी। तो लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों ने कहा कि अगर आप इस बस से जाएंगे तो यह सफ़र करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि शाम हो चुकी थी और लोगों ने कहा कि यह बस तो डाकिन है। तो लोगों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस की हालत बहुत ही ख़राब थी और बस का भरोसा नहीं था कि यह कब और कहाँ ख़राब हो जाए, रुक जाए, और जिसके कारण उन्हें परेशानी हो सकती थी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। अभी जब लेखक ने उस बस की दशा देखी कि बस तो खूब ही पुरानी है, यानी अनुभव, सदियों के अनुभव लिए हुए, अर्थात बस बहुत ही पुरानी थी और खूब ही वयोवृद्ध थी, यानी उसकी दशा बहुत ही खराब थी। इसीलिए सभी लोग कह रहे थे कि इस बस से सफ़र करना ठीक नहीं है और इसीलिए वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा और यह बस तो पूजा करने के योग्य है। तो उस बस में किस प्रकार से हम सवार हो सकते हैं। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो जिस बस से लेखक और उनके मित्र सफ़र कर रहे थे, उसी बस में बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो लेखक और उनके मित्रों ने पूछा, क्या यह बस ठीक ठाक चलती है? क्या इस बस में यात्रा करना ठीक होगा? तो उस हिस्सेदार, कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि बिल्कुल ठीक ठाक चलती है, आप बिना किसी परेशानी के इस बस में यात्रा कर सकते हैं। इसीलिए लेखक और उनके मित्र उस बस को देखने लगे। तो डॉक्टर मित्र ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो डरो मत, हम इसी बस से यात्रा करेंगे, क्योंकि यह बस तो अनुभवी लगती है, अर्थात कि बहुत ही पुरानी बस होने के कारण इसीलिए उसको अनुभवी कहा गया है। और साथ में यह भी कहा कि यह बस हमें अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त
चाहिए। तो जो भी लोग अपने सगे संबंधियों को वहाँ बस स्टैंड पर छोड़ने आए थे, वे सब उस बस की दशा देखकर बहुत ही सोच में पड़ गए कि क्या यह बस ठीक ठाक तरीके से सभी यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। क्योंकि उस बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके मन में ये ख्याल आ रहे थे कि आना जाना तो लगा रहेगा, कि इस बस में सफ़र करना ठीक नहीं है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब बस चालक ने इंजन शुरू किया तब सारी बस झनझनाने लगी और लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है और मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठे हैं। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के सभी यात्री हिल रहे थे, क्योंकि बस की दशा बहुत ही खराब थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था और लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है कि अब मैं पुरानी हो चुकी हूँ और अब मुझे मेरा उपयोग करना ठीक नहीं है। इसीलिए पुरानी बस होने के कारण उसका कोई भी पुर्जा उसका साथ नहीं दे रहा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो जब थोड़ी देर दूर आगे बढ़ी बस, तो उस बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। तो ड्राइवर ने एक बाल्टी रखकर उसमें एक नली से इंजन तक पेट्रोल पहुंचाने लगा। तो लेखक को विश्वास हो गया कि ये तो इस तरह से पेट्रोल पहुंचा रहा है इंजन तक, जैसे कि एक माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। और साथ ही लेखक ने यह भी कहा कि अगर यही चलता रहा तो शायद थोड़ी देर के बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे। और बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उससे किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। हम हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से वे हर पेड़ के आने पर उन्हें डर लग जाता था, क्योंकि
बस की जर्जर अवस्था से लेखक को महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है और ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए, और एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह थी कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो जब लेखक को हर पेड़ के इंतज़ार के बाद इस बात का इंतज़ार रहता कि कहीं बस किसी भी पेड़ से न टकरा जाए, या झील दिखती तो उन्हें लगता कि बस कहीं इस झील में गोता न लगा जाए, तो बस एकाएक रुक गई। लेकिन कंपनी के हिस्सेदार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वह बस ठीक हालत में नहीं है। और जब बस रुकी तो वहाँ पर चांद की थोड़ी थोड़ी किरणें पड़ रही थी, और वृक्षों की छाया के नीचे जब वो बस खड़ी थी तो वह ऐसी लग रही थी मानो कोई वृद्धा थक कर खड़ी हो गई है, बैठ गई है। और लेखक बता रहे हैं कि हमें बहुत गलानी यानी दुख भी हो रहा था कि हम इस बेचारी वृद्धा पर हम लदकर चले आ रहे हैं, पर अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत यानी अगर यह यहाँ बिल्कुल ही खराब हो गई और आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं रही, तो इस बियाबान बियाबान यानी इस जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी मृतक कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यह बस हमें अब हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की दशा में बिल्कुल भी नहीं है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र हो रही है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जिस प्रकार उस बस की तुलना एक वृद्धा औरत से की है, कि जिस प्रकार से वृद्धावस्था में हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, उसी प्रकार वह बस भी कुछ दूर चलने के बाद थक गई, और साथ ही साथ उसकी आंखों की ज्योति भी कम हो गई थी, और जिसके कारण उसे सड़क पर आगे बढ़ने में बड़ी परेशानी हो रही थी। और जब भी सामने से या पीछे से कोई गाड़ी आती तो वह एक तरफ खड़ी हो जाती, बस को एक तरफ खड़ा करना पड़ता ताकि सामने वाला या पीछे वाला निकल जाए, तब वह बस अपनी गति से आगे बढ़े। और फिर थोड़ी दूर के बाद जो है आगे जाकर उसके टायर फिस हो गए, यानी टायर की हवा बिल्कुल निकल गई, जिसके कारण वह बिल्कुल एकदम से रुककर खड़ी हो गई। लेकिन कंपनी के हिस्सेदार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वह जो बस है बहुत ही पुरानी स्थिति में है और आगे जाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। तो लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसीलिए उजाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहे थे, और साहस जुटाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ भी महसूस कर रहे थे, लेकिन वे किसी को इस बात का एहसास नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि बस बहुत ही पुरानी थी, और पुरानी बस की जो है कंपनी के हिस्सेदार जो है उस बस की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। उत्सर्ग की एक ऐसी भावना दुर्लभ है
सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। उत्सर्ग यानी बलिदान, त्यागना। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जो कंपनी के हिस्सेदार हैं उन्हें एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उनको बताया है कि जिस प्रकार से क्रांतिकारी नेता किसी भी परिस्थिति में अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटते, उसी प्रकार वह कंपनी के हिस्सेदार भी अपनी बात से यानी उस टायर को बदलने से नहीं रुक रहे थे, भले ही उसके कारण उन सभी की मृत्यु क्यों ना हो जाए। दूसरा घिसा टायर लगाकर वह बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण यानी प्रस्थान कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो जब कंपनी के हिस्सेदार ने उस गाड़ी का टायर खराब होने के कारण दूसरा टायर लगा दिया, तो लेखक और उनके मित्रों ने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि बस की हालत देखकर उन्हें लग नहीं रहा था कि वह बस उन्हें सही समय पर उन्हें आगे उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। और उन्हें वे बेफिक्र होकर बैठ गए। इत्मीनान यानी तसल्ली से वो अपनी सीट पर बैठ गए, जैसे वो अपने घर में ही बैठे हों। और उन्हें अब किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि बस उन्हें समय रहते उनके गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचाने वाली थी। इसीलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और उन्होंने बस में हंसी मजाक चालू रखा, ताकि उनका जो यह सफ़र है यह धीरे धीरे से कट जाए। तो मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें